हेलो बच्चों। तो आज हम फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसका जवाब पहले मैं आपको देता हूँ। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड थी u। थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड बढ़ के v हो गई और वो बॉडी यहाँ पर आ गई। और v माइनस यू, टी टाइम में उसकी स्पीड बढ़ी थी, तो v माइनस यू बाई टी, यानी कि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन आ गया, इस डायरेक्शन में उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन आ गया होगा। तो असल में पूरे सिस्टम में अगर मैं बात करूं, असल में हुआ क्या था, ये हुआ था स्टेट चेंज। उसका स्टेट बॉडी का जब पहले यहाँ पर थी, सपोज करो ये पॉइंट ए है, वो पहुंच गई पॉइंट बी पे। हमने पढ़ा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ा, हमने पढ़ा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक हमने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि हमने पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी थी, इतने टाइम में एक्सेलरेशन हुआ, फाइनल स्पीड हमने निकाल दी, डिस्टेंस कवर्ड भी हमने निकाल दिया, हमने सब कुछ निकाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, स्टेट चेंज क्यों हुआ, ये पढ़ने के लिए हमें पता लगा कि हाँ, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा था। और फोर्स कैसा था, कांटेक्ट फोर्स था, नॉन कांटेक्ट फोर्स था। ये पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है लॉज ऑफ मोशन। यानी कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि उसकी स्पीड के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, उसके स्टेट चेंज के बारे में। लेकिन ये सब हुआ क्यों, हुआ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा था। और फोर्स मोशन जो उसका हुआ, कितने टाइप के मोशन होते हैं, क्या क्या मोशन हो सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने की नीड है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या है, फोर्स लेमन टर्म्स में आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना जो उसकी स्टेट को चेंज कर दे, उसको हम फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन भी यही है कि पुश या पुल ऑन अ बॉडी दैट changes state of body, यानी कि रेस्ट टू मोशन, या तो रेस्ट पे हो बॉडी उसको मोशन में ले आए, या मोशन में हो बॉडी तो उसको रेस्ट में ले आए, वेलोसिटी इंक्रीज कर दे, वेलोसिटी डिक्रीज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे। ये सब चीजें जो चीज करती है, पुश या पुल लगता है जब बॉडी पे, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब रोकना, किसी चीज को खींचना अपनी तरफ, ये सब होता है फोर्स, ये होता है फोर्स, ठीक है। अच्छा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन पे बेस होती है, ठीक है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, डिनोट करते हैं हम एन से। सीजीएस यूनिट डाइन्स, और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं, ठीक है। यहां तक इसको नोट कर लो। एक टर्म होता है जो इस चैप्टर में हम सुनेंगे, वो होता है इनर्शिया। आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब न्यूटन का पढ़ेंगे उसमें भी हम इसको देखेंगे।
लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको झलक दे दूंगा आप लोगों को। इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी that opposes state change, यानी कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो स्टेट चेंज को अपोज करे। ठीक है, तो जो इनर्शिया होती है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मास अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। इसका जीता जाता प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप ले लो तो आपकी बाइक है, अगर आपकी बाइक है वो पंचर हो गई, सपोज करो बाइक एक छोटी सी बना रहा हूं मैं, छोटा मास है बाइक, ये बड़ा मास है आपकी गाड़ी। ठीक है, आपकी बाइक पंचर हो गई और पंचर शॉप यहाँ पर है कहीं, तो आप इसको घसीटते हुए यहाँ पर इजिली ले जाओगे। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन अल्टीमेटली आप इसको ले जाओगे। कार को आप घसीटना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप स्ट्रांग हो, आप खींच लो कार को, लेकिन काफी लोग नहीं खींच पाएंगे। इतना डिस्टेंस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। इसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया कंपैरिजनली विद रिस्पेक्ट टू कार कम होगा इसमें भी इनर्शिया। वेट तो उसका भी काफी होता है, 100-125 किलो की एक बाइक होती है ऑन एन एवरेज, और गाड़ी 1000 किलो तक जाती है, तो 10 गुना वेट है एक तरह से गाड़ी का। इसलिए यहाँ इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टफ होता है कार को धक्का मारना, और इसलिए आसान होता है बाइक को धक्का मारना। इनर्शियल फोर्स इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो ये होता है आपका इनर्शिया। दोबारा से, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो स्टेट चेंज को अपोज करती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं। फोर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सर फोर्स लगाने के लिए तो कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है? नहीं है। एग्जांपल मैं दूं, आप आगे पढ़ोगे ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये पेन है, अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, ये क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। अब ग्रेविटी टच तो नहीं हो रही ना इसके ऊपर, सिर्फ लग रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो नॉन कांटेक्ट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, एक एटम के अंदर चार्जेस होते हैं Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पहला आता है आपका नॉर्मल, दूसरा आता है आपका फ्रिक्शन, तीसरा आता है आपका टेंशन। ये तीन फोर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं मैं टाइम टाइम बता दूंगा आपको कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, टेंशन क्या होता है। अभी तो मैं बस बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये फोर्स यहाँ पढ़ने हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? बहुत सिंपल है, अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन, एक बॉडी है या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट or motion
until an external force is applied. यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी रेस्ट में या मोशन में जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगेगा। यानी कि F एक्सटर्नल अगर 0 है तो स्टेट चेंज नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था? फोर्स वो क्वांटिटी है जो स्टेट चेंज कर दे बॉडी की। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो उस पूरे सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। क्यों है लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? अपोज करती है जो प्रॉपर्टी स्टेट चेंज को। यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो इनर्शिया भी आएगा, इन्वॉल्व हो जाता है इनर्शिया इस केस में आके। किस तरह इन्वॉल्व होता है मैं आपको बताता हूं। पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो होता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती एकदम से अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल, फ्रॉम अ मैट बाय बीटिंग इट। विद स्टिक। एक मैट आप घर में साफ करते हो ना तो डंडी से मारते हैं उसको, दुकान पे आपने देखा होगा, तो उसमें धूल निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो थे रेस्ट पे, आपने मैट को मारना शुरू कर दिया तो वो तो रेस्ट पे ही थे, तो वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं और धूल बाहर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या होगा? दूसरा एग्जांपल इसका होगा कि अगर आप सपोज करो बस में खड़े हो, नहीं वो तो मोशन का हो जाएगा। आप बस में खड़े हो, बस चल नहीं रही है, अचानक से ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है। आप बस के अंदर खड़े हो, इसकी स्पीड 0 है, आपकी स्पीड 0 है, अचानक से इसने स्पीड पकड़ ली बस ने, तो आप पीछे की तरफ फॉल बैक करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपकी बॉडी जो थी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थी, आपकी बॉडी को आदत नहीं थी उस टाइम की मोशन में आने की, तो झटका लगता है पीछे की तरफ। इसलिए इसे बस में खड़े होते हुए बोलते हैं कि पकड़ के खड़े रहो, क्योंकि एकदम झटका लगता है। इसका उल्टा आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, आप बस में खड़े हो, बस चल रही है u स्पीड से, तो जाहिर सी बात है आपकी भी स्पीड u होगी। कैसे होगी u? भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताया था ना मैंने कि अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ पे आपको देखे तो वो यही कहेगा ना कि ये इंसान जो ए इंसान है ये बी इंसान है। वो क्या कहेगा कि जो ए की वेलोसिटी है वो बस की वेलोसिटी है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, इसके लिए तो ये मोशन में हो गया। ये सारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाया था मैंने। तो ये इसकी स्पीड भी u होगी। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, वो स्पीड 0 हो गई, लेकिन आपकी स्पीड तो u थी, आप इनर्शिया ऑफ मोशन में थे, तो क्या होगा? आप आगे की तरफ फॉल बैक कर जाओगे। ठीक है, आपकी स्पीड थी u, बस की स्पीड हो गई 0, तो आप आगे की तरफ फॉल कर जाओगे। होता है ना कि चलती बस में कोई अचानक से ब्रेक मार दे तो आगे की तरफ धक्का लगता है, आगे गिर जाता है इंसान, वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन।
ठीक है। तीसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? सपोज करो आप यहां पे आपकी कार चल रही है, ये पूरा रास्ता है, ये हिल रोड है, ठीक है। आप कार से जा रहे हो, तो जब आपने देखा होगा, जब आप सपोज करो लेफ्ट टर्न काटते हो हिल रोड पे, जब आपका लेफ्ट टर्न निकलता है ना, तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ पुश करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना गाड़ी के ऊपर, आपकी बॉडी बाहर की तरफ, जैसे आपने लेफ्ट टर्न काटा तो आपकी बॉडी जो डोर है उसको हिट करती है जाके हिल रोड पे। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, आपने लेफ्ट टर्न काट दिया तो बॉडी उसके ऑपोजिट चली जाती है एकदम से इस साइड। ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इन तीनों को अपने वर्ड्स में आप थ्योरी में लिख लेना, फिलहाल आप इसको यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका लीनियर मोमेंटम। हेडिंग डाल लीजिए आप, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोशन contained by the body is called linear momentum, ठीक है। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v स्पीड से, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। भाई ये पूरा मोशन ही तो होगा जो बॉडी के अंदर इस समय समाया होगा। एक बॉडी है वो m स्पीड से चल रही है, तो ये पूरा सिस्टम के अंदर जो एक मोशन समाया हुआ है, जो कंटेन्ड है, उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? केजी मीटर पर सेकंड। मास की केजी हो गई, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसकी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैं आप सबको सिर्फ थोड़ा बेसलाइन पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये होता है कि थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है 3-4 पेज का, पहले वो बेस बन जाए, आपका समझ में आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स क्या है, ये सब चीजें समझ में आ जाए आपको। उसके बाद न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है। चलिए ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, स्टेट्स दैट, लिखते रहिएगा साहब, स्टेट्स दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज directly proportional to net force applied on the body, ठीक है। यानी कि जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से टीचर्स इस चीज को मिस कर जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिख पाते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड चेंज इन डायरेक्शन। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, ये लिखवा देते हैं कि फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। गलत है, ये सरासर गलत है। नेट फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फर्क क्या रहा दोनों में? सोचने वाली बात यह है, मैंने बोल दिया कि ये गलत है ये सही है। फर्क क्या है दोनों में? अभी आप आगे न्यूमेरिकल्स में फर्क देखोगे, लेकिन आपको बेसिक आइडिया दे दूं। एक बॉडी है जिसपे इधर फोर्स लगा, ये m मास की है, ठीक है। तो यहां पे नेट फोर्स सिर्फ F होगा, कुछ भी गिवन नहीं है बाकी सिस्टम में। यहां नेट फोर्स अप्लाइड के इक्वल हो गया। सिमिलरली एक बॉडी है जिसमें यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, एक फ्रिक्शन फोर्स है। अब बॉडी आगे की तरफ चलेगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। आपने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, जाहिर सी बात है। तो नेट फोर्स क्या होगा? F माइनस F, F माइनस F। तो F नेट इस केस में F माइनस F हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F नेट जो है बाबू, वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम है। या कह लो कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो F नेट के प्रोपोर्शनल है, ना कि फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। ये तो आ गया समझ में कि भाई F नेट प्रोपोर्शनल है या dp बाई dt प्रोपोर्शनल है F नेट के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू K dp बाई dt। अब जो इस K की वैल्यू होती है जनरली 1 होती है, तो ये आ गया आपका dp बाई dt। अभी बहुत सारे खुलासे होंगे यहाँ पे, आप देखते रहो। फर्क दिखाऊंगा कि तुम्हें स्कूल में टीचर क्या पढ़ाते हैं और असल में होता क्या है। आगे जो ओरिजिनल फॉर्म निकल के आती है, अब यहाँ पे लिख लो आप नेट, यहाँ पे लिख लो आप नेट। जो ओरिजिनल फॉर्म निकल के आती है, P का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? mv, वो आप यहां रख दो। तो F नेट हो जाएगा आपका d बाई dt ऑफ mv। तो m तो कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ v। अब dv बाई dt क्या होता है? dv बाई dt होता है आपका a, तो ये क्या बन गया? ma। तो यानी कि F नेट जो होता है वो ma के इक्वल होता है। ये स्कूल तक में काफी हद तक वैलिड है ये पॉइंट, लेकिन अगर आप इसको डीप स्टडी करो, अब मैं आपको बताता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने जो कहा था, उसने कहा था कि dp बाई dt के प्रोपोर्शनल है F नेट। यहां हमने मास कांस्टेंट ले लिया, जाहिर सी बात है जहां मास कांस्टेंट है वहां ये वैलिड है। लेकिन जहां मास कांस्टेंट नहीं है, सर ऐसा भी होता है कि मास कांस्टेंट ना हो। हाँ होता है। एक टॉपिक आप आगे पढ़ोगे, रॉकेट प्रोपल्शन। दूसरा, मास वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। कैसे? अगर बहुत हाई वेलोसिटी है बॉडी की, तो मास ओरिजिनल अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से वेरी करता है मास। ये तो हो गया ओरिजिनल मास, ये हो गया वैलिड मास। वी स्क्वायर हो गई स्पीड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये बॉडी की है, और ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जनरली हम इसको मास को कांस्टेंट क्यों मान लेते हैं? आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करो, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि भाई हमने ऐसा क्यों माना। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। ऊपर से आप ये पढ़ लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, वहां पे बॉडी का मास गिवन होगा, एक्सीलरेशन गिवन होगा, आप फोर्स निकाल दोगे वगैरह वगैरह। ये सब करना अलग बात है, जाहिर सी बात है, पता तो होना चाहिए कि ना हो क्या रहा है। अब यहाँ पे m इज इक्वल्स टू m नॉट आया कैसे? भाई v की स्पीड कितनी होगी? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 होगी। 1000 से ऊपर तो नहीं होगी। पार्टिकल्स की स्पीड जाती है आपकी लाखों लाखों की रेंज में, लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये स्पीड हमेशा बहुत 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 छोटी होगी, यानी कि 0.0000000 समथिंग होगी। अब 1 में से इतनी छोटी क्वांटिटी आप माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1 का रूट क्या रहता है? 1। तो पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती है, m इज इक्वल्स टू m नॉट रहता है, इसलिए हम मास को कांस्टेंट रखते हैं। अन्यथा जो सच में न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। वो क्या है आपका? एफ नेट इज इक्वल्स टू m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का असली स्वरूप, ये है रियल लॉ। ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। चलो ये एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि एक गाड़ी है जिसका मास है 1000 kg। ठीक है, वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। उस पर हमने फोर्स लगाया इधर, जिसकी वैल्यू है आपकी 1000 न्यूटन। ठीक है, अब निकालना है कि इस कार का एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। कर लेंगे, बहुत आसान है। F इज इक्वल्स टू m ही होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। F नेट होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स हमें गिवन है, तो यही F इज इक्वल्स टू F नेट हो जाएगा। m होता है, कितनी वैल्यू है? 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मास उसका 1000 है, इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v क्या होगी? इनिशियल क्या है उसकी 10, एक्सेलरेशन 1, टाइम कितना दिया है 10, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 10 इंटू
10, 50 प्लस 100, 150, 150 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड था कि हमने उसमें फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का। अब आप लोग जानते हैं कि मोशन इस साइड है, फ्रिक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचो तो फ्रिक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। ये तो बात अंडरस्टूड है भाई। अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में चल रही है तो फ्रिक्शन तो लॉजिकली आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट ही लगता है। तो अगर फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगा होगा। यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा? फोर्स माइनस फ्रिक्शन, यानी कि 1000 माइनस 500, तो ये आ जाएगा आपका ma इज इक्वल्स टू 500। देन यहाँ पे इस केस में आपका एक्सेलरेशन 1/2 आ जाएगा और बाकी सब इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व हो। ठीक है। तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ नेट इज इक्वल्स टू ma, ये इसलिए एफ नेट लिखा जाता है यहाँ पे। कुछ लोग इसको एफ इज इक्वल्स टू ma बोल देते हैं और न्यूमेरिकल इस तरह के करा देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल कराया। बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे यही फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं। ये एफ नेट होता है, हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लो इसको। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास हम ले रहे हैं 1000 kg। इनिशियली रेस्ट पे है तो u0, फिर हमने इस पे दो फोर्स लगाए, एक लगाया 5√2, दूसरा लगाया 6√2। ये F1 है, ये F2 है। जब ये फोर्स लगा दिए तो उसके बाद उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा, एट t is equals to 10 seconds, at t is equals to 10 seconds डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है। अगर हम यहां से इसको बाइसेक्शन करें इसका, तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो सेंटर से पास हो, तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा यहाँ पे F1 sin 30, एक होगा यहाँ पे F1 sin 30 F2। ठीक है। लेकिन जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, भाई फोर्स जो है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टली इसको आगे लेके जा रहा है। वर्टिकल फोर्स उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। ठीक है। तो इस केस में F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5√2 cos 30 प्लस 6√2 cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो F नेट की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप लोग। मैं लिख देता हूं वैल्यू क्या है, 13.46 न्यूटन। अब F नेट इज इक्वल्स टू ma होता है, तो 13.46 इज इक्वल्स टू 1000 a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.01346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v निकालना है, u 0 है,
एक्सेलरेशन है हमारा 0.01346 इनटू टाइम कितना गिवन है हमें 10, तो आफ्टर 10 सेकंड जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 0.1346 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो 0 प्लस हाफ इंटू 0.01346 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 1.346 by 2, that will be 0.67 meters. नोट कर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, सॉल्यूशन पॉज करने के ट्राई करने के बाद आंसर मैच करने के लिए किया करो, लगे रहा करो उस क्वेश्चन में जब तक नहीं सॉल्व होता। सपोज करो एक बॉडी है यहाँ पर, इसका मास ले लिया हमने m, ठीक है, इसको नाम दे दें हम बॉडी 1। दूसरी बॉडी मैंने ले ली 2m मास की, ये सेकंड बॉडी। गिवन क्या है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बट ओनली म्यूचुअल फोर्स ऑफ attraction between them, ठीक है। given acceleration of one is a, what will be acceleration of 2? पॉज करो और खुद सॉल्व करो। कर लिया आप लोगों ने? अच्छा कर लिया है तो चेक कर लीजिए, नहीं करा तो उसको करिए इस वीडियो को पॉज करके, मैं सॉल्यूशन यहां पे कर रहा हूं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है उसने? इनके बीच में जो फोर्स है वो म्यूचुअली अट्रैक्शन वाला है, तो 2 की वजह से 1 पे जो फोर्स लगेगा वो F12 हो गया, और 1 की वजह से 2 पे जो फोर्स लगेगा वो F21 हो गया, ठीक है। तो F नेट क्या होगा? F12 प्लस F21। अब उसने कहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम पे, यानी कि नेट फोर्स अगर पूरा सिस्टम ले लें तो ये 0 है, यानी कि F नेट आपका 0 हो गया। तो यानी कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये चीज आप पढ़ोगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, इसको हम सेकंड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर करा रहा हूं सेकंड लॉ के बाद। अच्छा F12 का मतलब क्या होगा? m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस 2m इंटू इसका ले लो आप a डैश, m से m कट गया तो a डैश क्या आया? a बाई 2 माइनस, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा, इसका हमने पॉजिटिव लिया इस साइड, तो उससे अपोजिट एक्सेलरेशन है डायरेक्शन में, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का हाफ हो। नोट कर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको कराए न्यूटन सेकंड लॉ के। ज्यादा मैं करा सकता था लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा थोड़ी अगर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊं तो जो जनरल स्कूल लेवल की क्वेश्चंस हैं और स्कूल लेवल की थ्योरी अगर आपको स्टडी करनी हो तो एस एल अरोड़ा बुक है,
न्यूमेरिकल करने हो तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आराम से एक चैप्टर पे आपको 25 से 30 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो आसानी से हिलते नहीं है। फिर भी मैं मान के चलूं कि आपने ये न्यूमेरिकल कर दिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या लगाना है, थोड़े से एस एल अरोड़ा के न्यूमेरिकल ले लेना, काइंड ऑफ सेम है जो मैं करा रहा हूं एस एल अरोड़ा के। अगर आपको थोड़ा हायर लेवल जाना है तो एच सी वर्मा या डीसी पांडे आती है। ये तो बहुत हाई लेवल चली जाएगी। अगर आपको जेई मेन या नीट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए है, ये भी हाई लेवल है बहुत ज्यादा एससी वर्मा, लेकिन फिर भी आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफी हेल्प करेगी। लेकिन जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ये मस्ट बुक है। अगर आपने एनसीईआरटी के 25-30 सवाल नहीं लगाए और पूरी थ्योरी के बीच में जो सवाल कॉन्सेप्चुअल दिए होते हैं वो, अगर कहने का मतलब यह है कि सपोज करिए आपने काइनेमेटिक्स शुरू करी, ठीक है, तो पूरी ही एनसीईआरटी पहले खत्म करनी है आप लोगों को, उसके बाद ही किसी और बुक पे स्विच करिए। अगर आपने एनसीईआरटी खत्म नहीं करी फिर आप किसी बुक पे स्विच कर गए तो वेस्ट है आपका पढ़ाई करना। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।